लोकतंत्र के महोत्सव के ऐलान के साथ महासमर का शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा। पालनाडु जिले में पीएम की विशाल जनसभा। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ती कांग्रेस की मुश्किलें। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वहीं उत्तराखंड में भी लगा कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने थामा भाजपा का दामन। आम चुनाव के लिए हुई सरगर्मियां तेज। टीडीपी और जनसेना आज जारी करेंगे घोषणा पत्र। इंडी गठबंधन का आज मुंबई में शक्ति प्रदर्शन। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ देश भर में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। वॉल पेंटिंग और पोस्टर सहित कई सामग्रियों को 24 घंटे और सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों को 48 घंटों के भीतर हटाने के सख्त निर्देश। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेज। 21 मार्च को किया तलब। जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल से कल पूछताछ। मामले को लेकर भाजपा हमलावर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतिम दिन मतदान जारी। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में बने रहने की संभावना। रूस ने यूक्रेन पर चुनाव में व्यवधान डालने का लगाया आरोप। और खेल की खबरों में नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री पालनाडु जिले में विशाल जनसभा को अब से थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जनसेना आज आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगी है। भाजपा लोकसभा की 6 तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा तो 144 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जनसेना राज्य की 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटों के भीतर हटा दिया जाएगा। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके लिए सभी प्रदेशों के प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ओनली पीस इज एवरलास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग। वी विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल कैंडिडेट्स, दैट they must be very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. मुख्य चुनाव आयुक्त ने साथ ही कहा कि चुनाव में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सभी नियंत्रण एजेंसियों को पैनी नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। मिसयूज ऑफ मनी हम नहीं होने देंगे। फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, whatever kind of freebies किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, all agencies, इनकम टैक्स, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड्स, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है, कैश और मनी, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे। पॉलिटिकल फाइनेंस इन एनी केस इज ए थिंग विच इज इन न्यूज दीज डेज। सो दिस इज आवर एफर्ट टू एड टू दैट थिंग सो दैट देयर आर मच मोर क्लीनर इलेक्शंस। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनाव परिणाम की तारीख में बदलाव किया है। अब 4 जून की बजाय 2 जून को दोनों राज्यों की विधानसभाओं के परिणाम आ जाएंगे। तो अरुणाचल सिक्किम विधानसभा में चुनावों के नतीजे अब 2 जून को आएंगे और इससे पहले ये 4 जून को आने थे और अब चुनाव आयोग ने नई तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे अब 2 जून को आने वाले हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से शनिवार को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा अपलोड कर दिया है। 15 मार्च के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को यह लिस्ट नई जानकारी के साथ 17 मार्च शाम 5 बजे तक अपलोड करनी थी। आयोग को यह डेटा रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में पेन ड्राइव में मिला था। नए डॉक्यूमेंट्स बॉन्ड की तारीख, कैटेगरी, बॉन्ड नंबर्स, जारी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच, रिसीविंग डेट और क्रेडिट डेट का डेटा दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये डेटा साल 2019 और साल 2023 में दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2023 में सितंबर तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी मांगी थी। वहीं चुनाव आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से डीएमके को 656.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन्स फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। 29 में से 6 सीटें अनुसूचित जनजातीय और 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अभी मध्य प्रदेश के 29 में से 28 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो वहीं 1 सीट छिंदवाड़ा पर कांग्रेस में काबिज है। भाजपा इस बार जहां 29 में से 29 जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए इस बार चुनाव 4 चरण में होने हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। राज्य में 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजातीय और 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में 1 जनवरी 2024 के आंकड़ों के मुताबिक कुल 5,64,15,310 मतदाता हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी के 63.92% हैं। जेंडर अनुपात में समझें तो मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 946 महिला मतदाता हैं। यदि पिछले 2 चुनावों के परिणामों की स्थिति पर नजर डालें तो साल 2014 में भाजपा को 29 में से 27 सीटें मिली थीं, तो कांग्रेस को केवल 2 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था। वहीं साल 2019 में हुए चुनावों में कांग्रेस की हालत और पतली हो गई।
2019 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी, तो वहीं भाजपा के खाते में 29 में से 28 सीटें आईं। साल 2014 और 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर भाजपा को ही जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत पिछले 4 लोकसभा चुनाव में से केवल 2009 का चुनाव छोड़ दें तो 2004, 2014 और 2019 में 35% से भी कम रहा। वहीं भाजपा के प्रति मतदाताओं का विश्वास समय के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आंकड़ों के जरिए समझें तो साल 2004 में भाजपा को 48.13% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 34.06% मत मिले। साल 2009 में भाजपा को 43.45% मत मिले, तो वहीं कांग्रेस का मत प्रतिशत 40.14 रहा। साल 2014 के चुनाव में भाजपा को मध्य प्रदेश में 54.02% वोट मिले, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 34.89% रह गया। वहीं पिछले चुनाव यानी साल 2019 में भाजपा को 58% वोट मिले, तो कांग्रेस 2014 के वोट प्रतिशत से भी कम केवल 34.50% वोट ही हासिल कर सकी। चुनावों के आंकड़े ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। वो ऐसे कि साल 2004 में जहां केवल 48.09% मतदाताओं ने वोट डाले, तो वहीं 2009 में ये आंकड़ा 51.16% रहा। साल 2014 और 2019 के चुनावों में कुल मतदान के प्रतिशत में अच्छा खासा उछाल देखा गया। साल 2014 में जहां मध्य प्रदेश में 61.60% मतदान हुआ, तो वहीं साल 2019 में यह आंकड़ा 71.19% तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में युवा और महिला मतदाता अच्छा खासा असर डालते हैं। यही कारण है कि राज्य की राजनीति लोकसभा चुनाव में इन दोनों के इर्द गिर्द ज्यादा रहती है। इस बार युवा और महिला मतदाता पहले से ज्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली एजुकेशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। एज अ स्टूडेंट मैं सबसे ज़्यादा उसी में एक तरीके से विकास देखना चाहूँगी और चाहती हूँ कि उसमें विकास हो, तो दैट वुड बी माय वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी तो जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है, ज़्यादातर सपोर्टर्स बीजेपी के साइड ही हैं। ऑपोजिशन का अभी स्टैंड इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, क्योंकि उनके मुद्दे ज़्यादातर जनता को क्लियर नहीं है और उनका पोर्टफोलियो भी वो इतने अच्छे से शायद प्रेजेंट नहीं कर पाते जितना बीजेपी करती है। प्रेजेंट भी करती है और फिर करके भी दिखाती है। अभी जो काम सरकार काम कर रही है वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। महिलाएं सशक्त बनी हुई हैं, आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। मोदी जी ने जो काम करा है वो बहुत अच्छा करा है और उससे हम लोगों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर काम समूह से जो काम मिल रहे हैं, उससे हम लोगों का घर का जो वो था वो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो महिलाएं घर में सिर्फ गृहिणी बन के रह गई थी, आज वो अपने आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपना स्वरोजगार कर रही हैं। जो सिर्फ खाना चूल्हा चक्की तक सीमित थी, आज उसी के जरिए वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, सक्षम है, पति से कदम मिलाकर चल सकती हैं और जो घर की आर्थिक स्थिति थी उसमें भी बहुत सुधार आया है। और बस यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार हमारे लिए कर रही है, आगे चल के ऐसे ही कार्य करती रहे और हम महिलाओं के बारे में किसी ने तो सोचा। वहीं मध्य प्रदेश में जिन दलों के बीच मुख्य मुकाबला होता है, यानी भाजपा और कांग्रेस, दोनों के इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने अपने दावे हैं। भाजपा इस बार सभी 29 सीटें जीतने की बात कर रही है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उसे 15 लोकसभा सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश की तो 29 की 29 लोकसभा सीट एक तरह से हम अपनी तरफ से माननीय मोदी जी को भेंट करना चाहेंगे, क्योंकि जनता ने बता दिया है कि प्रचंड बहुमत से सरकार अगर बनी तो मोदी जी के आने से, मोदी जी के आग्रह से, मोदी जी के काम की प्रशंसा से हमारी सरकार बनी थी, तो निश्चित रूप से सरकार उसी दिशा में मोदी जी की सरकार को भी सशक्त बनाने के लिए लगी हुई है और निश्चित रूप से मोदी जी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी, दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ये कहते हैं कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतेगी। दावे और वादे अपनी जगह हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस को हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करना है। वहीं भाजपा की कोशिश है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं तक केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की डबल इंजन सरकार के कामों को भली भांति पहुंचा सके।
मध्य प्रदेश की राजनीति में वैसे तो जातिगत समीकरण भी काम करते हैं, लेकिन ओबीसी और आदिवासी को अपने पाले में करने की जद्दोजहद बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में करते आए हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों में अगर देखें तो प्रधानमंत्री जिन 4 जातियों का जिक्र करते हैं उनका प्रभाव ज्यादा दिखा है, यानी कि महिला, किसान, गरीब और युवा। भोपाल से कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करके 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात कही। उन्होंने कहा कि हर न्याय के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी दे रही है, जिससे 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी जनता को 25 गारंटी दे रही है। 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने हर एक न्याय के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां दी हैं। 2024 के चुनाव हम 5 साल के लिए जनादेश मांग रहे हैं। 5 न्याय के आधार पर, 25 गारंटियों के आधार पर। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। महादेव ऐप मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की है। भूपेश बघेल के अलावा 19 नामजद सहित कुल 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला आईपीसी की धारा 120B, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया गया था। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस की एफआईआर में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत आरोप लगाया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व नेता और बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक राजेंद्र भंडारी ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भाजपा जीतने जा रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में राजेंद्र भंडारी का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हुए, हमारे परिवार के अंग बन गए। आपका बहुत बहुत स्वागत। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजेंद्र भंडारी का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली से हम परिचित हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वे उत्तराखंड को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। राजेंद्र भंडारी जी ने जो कदम उठाए उसके लिए उनको भी बधाई देता हूं और पुनः एक बार ये कहते हुए कि अब उन्हें डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार में सभी लोग देश हित और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दिन रात एक करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचे, हर वर्ग का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए जुटे हैं। और इनकी कार्यशैली को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है ये इसी तरीके से हम सब के साथ मिलके उत्तराखंड को और तेज गति से बढ़ाने में काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अब 18 मार्च को बुलाया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा जारी किए गए 9वें समन पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है। उनका कहना है कि यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं। 9वां समन जाना और जल बोर्ड घोटाले का एक नया केस खुल जाना, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। और शायद यही कारण है कि आज दिल्ली के लगभग 200 लोग श्रीधर शर्मा जी के नेतृत्व में आज हमारे विधानसभा के उनके आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रांत के ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और प्रतिदिन सवेरे 10, 12, 15, 20, 100, 200 लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। उधर सीएम केजरीवाल को ईडी की तरफ से 9वें समन पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि अब कोर्ट के सामने इस मसले पर बहस होगी। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आज राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। दोनों के बीच खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीब मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी थी। ऐसे में आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं होगी। वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैचों में लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस रही मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ किसान उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए हैं। तरंग नाम से आयोजित इस मेगा कृषि मेले का उद्घाटन नाबार्ड के महाप्रबंधक एस वसीहरन ने किया। देखते हैं ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर देश भर के किसान उत्पादक संगठनों, कृषितर उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए हैं। तरंग नाम से आयोजित इस मेगा कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए नाबार्ड के महाप्रबंधक एस वसीहरन ने कहा कि मेले के जरिए किसानों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के अलावा इनके उत्पादों को डिजिटल तरीके से प्रमोशन में भी मदद मिलेगी। वही है वो कि जेन्युइननेस और ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलता है हमको, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है सबको इसको एनकरेज करना, इसका प्रोडक्ट्स को खरीदना और मोटिवेट करना, स्पेशली ऑनलाइन में परचेस करना। एफपीओ किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टॉल विजिट कर रहे नाबार्ड के उप महाप्रबंधक कुलदीप चंद ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों के कृषि उत्पादों को यहां बाजार मिलने के साथ किसानों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है जबकि अभी इतना बिक नहीं रहे और धीरे धीरे ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाएंगे तो बाद में जो है ये प्रोडक्ट जो है क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं तो इसका जो है मार्केटिंग भी बढ़ेगी और फार्मर को जो है एनकरेजमेंट मिलेगी। एसएफएसी के प्रतिनिधि के तौर पर कार्यक्रम में भाग ले रहे परियोजना सहायक संजय बिष्ट ने कहा कि मार्केट लीकेज बढ़ाने के लिए हमने 23 राज्यों के एफपीओ किसानों को आमंत्रित किया है। ओएनडीसी के प्रतिनिधि मोहित कुमार ने कहा कि एफपीओ किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। तरंग कृषि मेले में हिमालयन राज्यों से आए एफपीओ किसानों के उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। इनमें कश्मीर की कावा चाय के अलावा 3000 किलोमीटर ऊंचाई पर उगने वाले हर्बल व वानस्पतिक उत्पादों और अन्य तरह के पोषकता युक्त प्रसंस्कृत उत्पाद के स्टॉल लगाए। एफपीओ किसानों ने तरंग मेले में आमंत्रित करने के लिए नाबार्ड और एसएफएसी व ओएनडीसी का आभार जताया। मेले में खास तौर पर पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से बुंदेलखंड में बने एफपीओ किसानों के स्टॉल भी लगे। स्टॉल पर मौजूद अधिकारी डॉक्टर ऋषि वर्मा
व पुष्पेंद्र सिंह ने यहां आकर खुशी व्यक्त करते हुए आयोजकों को धन्यवाद दिया। तरंग मेले में राजस्थान के बीकानेर से आए किसानों के अलावा अन्य राज्यों के एफपीओ किसानों के स्टॉल पर मिलेट्स के अलावा अन्य तरह के उत्पाद देखने को मिले। स्टॉल पर मौजूद किसानों ने राजधानी दिल्ली में अवसर दिलाने का श्रेय नाबार्ड और एसएफएसी व ओएनडीसी को दिया। नाबार्ड, एसएफएसी और ओएनडीसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ये तरंग प्रदर्शनी सह मेला 18 मार्च तक चलेगा। तरंग मेले में किसानों और अंतिम उपभोक्ताओं को एक साथ लाने की परिकल्पना की गई है। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहाँ किसानों के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का अनुकरणीय प्रयास भी होता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का आज अंतिम दिन है। मतदान प्रक्रिया के दौरान 2 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रत्याशी हैं और 6 वर्ष के 5वें कार्यकाल के लिए उनके पुनः चुने जाने की उम्मीद है। इस चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति की कटु आलोचना से बच रहे हैं। ये विरोधी प्रत्याशी यूक्रेन युद्ध पर सरकार की नीति के विरोध में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 दिन के मतदान के दौरान तोड़फोड़, हिंसा और विरोध प्रदर्शन के करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं। उन पर सुरक्षा बलों ने काबू पा लिया है। और आइए अब सीधा रुख करते हैं आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। दोनों को साथ लेकर चलता है। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। ఎన్డీఏ కూటమి ఏదైతే ఉన్నదో ప్రాంతీయ భావాలతో పాటు జాతీయ యొక్క భావాల్ని కూడా కలుపుకుంటూ అడుగు ముందుకు వేస్తుంది అని చెప్పి మనం అందరం కూడా ఇక్కడ గమనించాలి. ఎన్డీఏ కూటమిలో వచ్చి చేరేటువంటి భాగస్వాముల యొక్క సంఖ్య పెరగడంతో ఎన్డీఏ కూటమి బలం పుంజుకుంటున్నది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు, అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు, వారిరువురు కూడా చాలా సమయం, చాలా కాలం పాటు ఆంధ్ర రాష్ట్ర వికాసానికి వారు చేసినటువంటి కృషిని మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎన్డీఏ కూటమి యొక్క లక్ష్యం ఒక వికసిత భారతదేశం, అంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి భారతదేశం. అభివృద్ధి చెందినటువంటి భారతదేశాన్ని గనక మనం లక్ష్యంగా తీసుకున్నట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి కూడా అంతే మనకి ప్రాముఖ్యం అని చెప్పి మనమందరం కూడా గుర్తించాలి. కనుక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం, అంటే కేంద్రంలో ఎన్డీఏ, అదే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉండవలసినటువంటి ఆవశ్యకతను గమనించండి. साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार गरीब की सेवा करने वाली गरीब की सेवा करने वाली सरकार है, गरीब की चिंता करने वाली सरकार है।
हमारी सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश में गरीबों को पीएम आवास योजना के करीब 10 लाख घर दिए हैं। यहां पलनाडु में गरीबों को करीब 5,000 पक्के घर बनाकर दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के करीब 1 करोड़ परिवारों तक नल का कनेक्शन पहुंचा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां 1.25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज एनडीए सरकार की वजह से यहां पलनाडु के 5 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है। हमारी सरकार किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को भी ध्यान रख रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत यहां पलनाडु के किसानों को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। यहां केंद्र सरकार की योजनाएं और बेहतर तरीके से लागू हो, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनडीए के सांसद, एनडीए के विधायक, इनको जिताना है। एनडीए के सभी सांसद, एनडीए के सभी विधायक बहुत सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో సేవా నిరతితోటి దేశంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా సేవను అందించడంలోనే నిమగ్నమై ఉన్నది అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ దేశంలో ఉన్నటువంటి పేదవాడి గురించి ఆలోచించేటువంటి प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले से चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित आंध्र प्रदेश एनडीए का लक्ष्य है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।